कि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, आपको 70 क्वेश्चन है और कम समय है, 1 घंटे में देखने होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पाइप में बहने वाली द्रव की प्रवाह की गति, द्रव जो कोई पाइप में बह रहा है उसकी गति क्या है या दर मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो जो उपकरण करेंगे इसका नाम है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैक मीटर क्या होता है, मैक आपको स्पीड होता है, मैक आपको जो उड़ने वाला हवाई जहाज ये सब जो होता है उसकी स्पीड होता है। क्रायोमीटर जो होता है, क्रायोमीटर ये हो जाता है निम्न तापमान को अध्ययन करने के लिए चीज होता है। तो आगे चलते, इसके आंसर क्या हो जाएगा, पहले के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन से मिजोरम में अवस्थित है। यह बताना है कि आप लोगों के भारत के टाइगर जो रिजर्व है उसमें से मिजोरम में कौन सा स्थित है। ठीक, ये हो जाएगा दम्फा। दम्पा, दम्पा जो है टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में अवस्थित है। कहां पर स्थित है, मिजोरम में। चलो, और नाम दफा पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये हो जाएगा दम्पा। आगे चलते, बुक्सा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। जो मोटर वाहन होती है, यानी कि मोटर वाहन जब चलती है तो उसमें से मुख्य प्रदूषक के रूप में प्रदूषण के काम ये करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, वायु प्रदूषण का। और ये जो हो जाता है ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO कहा जाता है। यह आपको आपके खून के साथ बहुत जल्दी घुलता है और ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को खत्म कर देता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कहा जाता है साइलेंट किलर। यानी कि ये अगर किसी भी घर में आप बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप कोई भी मतलब कि घर को चारों तरफ से बंद कर लो, वहां पर ऐठी बार लो यानी गोईठा बार लो या कुछ भी, और खिड़की उड़की सब बंद किए रहोगे तो उसमें क्या होता है कि ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होने लगता है और जो उसमें लोग सोए होते हैं उनको खतरा पहुंचा सकता है, उनको हमेशा के लिए सुला सकता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके चलते सफोकेशन होता है, यानी कि आपका सांस फूलने लगेगा। तो का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अपकेंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है। सो अपकेंद्रीय जो बल होता है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अपकेंद्रीय बल कहां लगता है, तो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। जो सेंटर की तरफ यानी केंद्र, देखो सर्कुलर पाथ पर कोई भी चीज चलता है तो एक केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय कहा जाता है, और केंद्र से जो बाहर लगता है उसे अपकेंद्रीय बोला जाता है। तो अपकेंद्रीय बल एक बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स माने कि संतुलित करने वाला फोर्स है, और अपकेंद्रीय बल एक सूडो फोर्स है यानी छदम बल है। इस बल की परिभाषा देखोगे इस क्या है, एक छदम बल है। और यहां पर देखोगे ये क्या होता है, ये शून्य होता है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है जो वो शून्य होता है। अपकेंद्रीय जो बल होता है उसी के चलते आप देखोगे कि वॉशिंग मशीन का जो भी आपका कार्य किया जाता है, बाहर की तरफ मैल फेंकता है, वो आपको अपकेंद्रीय बल द्वारा, जो आप दही महते हो या आपको ये सब मक्खन निकाला जाता है वो भी आपको अपकेंद्रीय विधि द्वारा, ये याद रखिएगा। 4 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अगर हम खेतों में उर्वरक का अधिक प्रयोग करने लगेंगे, ठीक, मतलब आपको अधिक प्रयोग करने लगेंगे तो क्या होगा। गुरुजी, बिहार पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने में करेंट एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है। अरे कोई एक परमानेंट एड्रेस सही डाले हो ना, बात खत्म करो, कोई तो एक अच्छा एड्रेस डाले हो ना। चलो अब क्वेश्चन लगाइए, समस्याएं बहुत है लेकिन अभी क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक समस्याओं को सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये तुम्हारे सामने समस्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी समस्याएं आपकी सुनी जाएगी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, एक तो ज्यादा प्रयोग करोगे तो मृदा में प्रदूषण होगा ही होगा, साथ में वो बहेगा, जल में जाएगा तो जल प्रदूषण होगा, और जब उड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा अगर अत्यधिक आपको क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। हमारा देखोगे कि आपको जो ये पृथ्वी हो गया, इसका दक्षिणी जो भाग है यहाँ पर अंटार्कटिका स्थित है, ठीक, और ये आपको दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, यहाँ पर ठंडा काफी ज्यादा है, यहीं पर शोध केंद्र बनाए जाते हैं। 1983 से 84 में ये एक शोध केंद्र बनाया गया था, और कहां पर बनाया गया है, तो अंटार्कटिका में, ये अंटार्कटिका में आपको भारतीय शोध केंद्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा, शोध केंद्र है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 1983-84 में इसे बनाया गया था। 4 देख लो, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन जो बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है पूरे विश्व स्तर पर, ठीक। और अगर भारत में पूछे तो वो कौन हो जाएंगे, एम स्वामीनाथन हो जाएंगे, जो कि हरित क्रांति के जन्मदाता का मतलब हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, ठीक। अब यह चीज है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनको 1970 के दशक में देखोगे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। किसके लिए,
शांति के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है ना, उसी क्षेत्र में देखोगे इनको पुरस्कार दिया था 1970 के दशक में। और ये आपको, क्योंकि हरित क्रांति के पिता इन्हें कहा जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ये हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान निभाए थे। हरित क्रांति में उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग बीज है उसका इस्तेमाल किया जाता है, पैदावार को बढ़ाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब का। चलो आगे लगाते हैं। लोहार जाति को पहले ये किया गया था, तो लोहार जाति को इससे पहले वाला ही 8415 वाले भर्ती में भी बता दिया गया था कि उनको जो काउंट किया जाएगा। अब फायरमैन में भी वही आप देखोगे, तो उस समय के बाद आपको बनवा लेते एनसीएल, उस समय के बाद आप एनसीएल बनवा लेते। 2022 के बाद आपके पास बहाना है ना, तो उसके पास भी एक एक चीज पूछने का समय है। आप ये चीज आप लोग मानकर चल रहे हो कि हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, हम कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे तो वो तुम्हारा सुन लेगा, कुछ नहीं सुनेगा। वो डायरेक्ट बोलेगा कि तुम फॉर्म भर रहे थे, तुम्हारे पास एनसीएल नहीं था तो क्यों फॉर्म भरे, तुमको एनसीएल में टिक नहीं लगाना चाहिए था, यानी कि तुमको नहीं आपको सीएल लगा देना चाहिए था, कुछ प्रॉब्लम ना होता। तो तुम अपना प्रॉब्लम मत गिनवाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सोल्यूशन था उस प्रॉब्लम का, लेकिन तुम लोगों ने गलती किया। और गलती करके भी गलती ही नहीं किया जाता है, गलती किया गया है, बड़े स्तर पर किया गया है, उसको सुधारा जा सकता है। इस बाबत के हम लोगों को पता नहीं चला, हम लोग नए नए स्टूडेंट हैं, हम लोग नहीं समझ पाए कि ये क्या होता है, और हमको एक बार मौका मिलना चाहिए। तुम्हारे ये लिए हम सीएसबीसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ा जाएगा ना तो वो मंत्री से लड़ा जाएगा, वो मंत्री तक बात पहुंचाया जाएगा कि देखो भाई, हजारों की संख्या के लड़के हैं, 50% ऐसे लड़के हैं जिनको पता नहीं था एनसीएल क्या होता है, या उनके पास नया वाला एनसीएल है, जो पहले का रवैया सीएसबीसी अपना रहा था, उसी आधार पर वो सोचे थे कि बाद में बनवा लेंगे, और साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही रवैया अपना रहा था, तो वही आपको इस लड़ाई पर लड़ा जाएगा। गलती हुआ है ये तुम लोग पहले भी जानते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं एग्जाम से पहले भी बता चुका था। अब ये बोलोगे सर जी हम ये में आते थे तो हमारे पास नहीं था, ये में आते थे हमारे पास नहीं था, हर सवाल का तुम्हारा जवाब हमारे पास भी है, उसके पास भी है, और तुम जीत नहीं पाओगे। तुम जीत एक ही शर्त पर सकते हो कि सभी टीचर को जोड़ो, सभी टीचर जब साथ में आएंगे, मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन सौंपो, मुख्यमंत्री के पास दबाव बनाओ, चुनाव का समय है, तुमको 1 साल का मौका जरूर दे दिया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है, तो तुम लोगों को भी भरोसा होना चाहिए, ठीक। बाकी ये यूनिटी का चीज है, यूनिटी करोगे तभी कुछ होने वाला है। ऐसे आप कहोगे कि ये चीज होगा वो चीज होगा, मैं ये आता हूं, लोहार जाति में आता हूं, पहले एससी में आता था, एसटी में, अब ईबीसी में, तो जब आए तब उस लेवल बनवा लेना चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। सूक्ष्म निलंबित कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं पानी में, आप देखोगे डूबे रहते हैं, तो सूक्ष्म निलंबित कणों के किसी माध्यम में प्रकाश के, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो छितरा जाता है, उसे ही तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था ये बताना है। चलो चलो आपदा प्रबंधन एक्ट बहुत अच्छा है। आपदा प्रबंधन एक्ट जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 2005 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। ये 2005 में बनाया गया था। आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि किसके किसके पास में नया वाला एनसीएल है, पुराना वाला नहीं? थोड़ा हाथ उठाकर बताओ तो मैं थोड़ा देखूं। पहले एनसीएल वाला हाथ उठाकर बताओ। अमन से आपके मतलब जिसके पास ईडब्ल्यूएस या एनसीएल नहीं है वो तैयारी नहीं करे। हम कब बोल दिया दी? चिरकुट अमन सी चिरकुट, हम कब बोल दिए कि तैयारी नहीं करे? पागला, तेरा दिमाग सही है? हम कब बोल दिए कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नहीं है वो तैयारी मत करे? हम तो ये बोल रहे कि तैयारी करो, अपने में यूनिटी बनाकर रखो, तुम लोग का बात जरूर माना जाएगा। या बुद्धि लगाने आ रहे हो? ये सब भड़काने को दू आता है, इस सबसे तुम लोग भड़कना मत, ठीक ना? तुम लोग अपने में बनाकर रखो, पागल इंसान कहीं के। चलो ठीक है, देख लो इसमें 50% से ऊपर स्टूडेंट है, 50% से ऊपर ऐसे स्टूडेंट है जो नए नए बनवाए हैं, तो बात क्यों नहीं माना जाएगा? जब साथ बनाकर रखोगे तो माना जाएगा। अभी तो तुम्हारा समय है कि कौन तुमको साथ दे रहा है, कौन तुमसे दूर भाग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ। भारत के किस राज्य में सागवान का वन क्षेत्र पाया जाता है? सागवान जो वृक्ष होते हैं, उस सागवान जो होते हैं, ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन से सुमिलित नहीं है? इसमें से बताना है कि इसे एसआई। चलो हो गया, हाथ उठा लिए भाई, हो गया, समझ गए। चलो लगाओ क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन लगाओ। चलो खुश होने तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में कौन से सही सुमिलित नहीं है? कार्य। कार्य का क्या होता है? जूल होता है, बात सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी बात सही है। बल का न्यूटन होता है,
और दाब का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है तुम्हारा पास्कल, पास्कल होता है। और ये डाइन जो होता है ये आपको सीजीएस यूनिट होता है, किसका, बल का होता है। आपको दाब का सीजीएस यूनिट देखोगे अर्ग होता है, क्या होता है भैया, अर्ग होता है। और ये देखोगे ये कितने बराबर होता है, ये आपको 1 पास्कल में कितने होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका डी वाला मिलान गलत है। पास्कल जो होता है यूनिट होता है किसका, तो दाब का यूनिट होता है एसआई। और डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, वो आपको बल का यूनिट है सीजीएस में। हवाई में ऊर्जा होती है, हवा में, हवा जो बहेगा, देखो हवा हमेशा गति में रहता है, ठीक। तो हवा में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, वो गतिज ऊर्जा होती है। और यही हवा का उपयोग कर यही पवन का उपयोग कर पवन चक्की चलता है। तो पवन चक्की चलता ही है क्यों, क्योंकि गति के कारण आता है हवा और उसको गति प्रदान करता है, यानी गतिज ऊर्जा उसमें देता है, और उसके कारण पवन चक्की क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। विद्युत चुंबकीय विकिरण का मान्य सिद्धांत किसने सूत्रबद्ध किया। विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो मान्य सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो आपको मान्य सिद्धांत दिया गया था, यह दिया गया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय जो है आपको विकिरण सिद्धांत का आपको सामान्य सिद्धांत दिए थे। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए लगा लेना, 13 का आंसर ए लगा लेना। चलो अरे भाई जो नहीं बनवाया है ना, अभी भी समय है, बनवा लो, वरना बाद में अफसोस के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अभी भी गलती कर चुके हो, दोबारा गलती मत करो। आगे का और भी फॉर्म आ रहा है, उसमें तो भरना है ना तुम लोगों को, क्या आगे नहीं भरोगे। चलो लगाओ क्वेश्चन। हयात कुमार, जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे नए पुराने जो बच्चे ज्वाइन किए थे, 3 महीना का जो कोर्स था, 4 महीना का, उसके बाद ही उन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उस प्रॉब्लम को भेजा गया है, मेरे तरफ से मेल कर दिया गया, भेज भी गया। चलो आगे लगाओ क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत चुंबकीय विकिरण के मान सिद्धांत किसने दिया था, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब किसी का मैं जवाब सवाल नहीं लूंगा, आप क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जो जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कहा जाता है अरस्तु को, यह ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। और थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, आपको बृहस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। कलाई की हड्डी में किस नाम से जाना जाता है, जो कलाई की हड्डी होती है, ये कलाई की हड्डी होती है, इसको क्या नाम कहा जाता है। तो कलाई का हड्डी जो होता है ये कार्पल्स होता है, कलाई का हड्डी कार्पल्स होता है। और ये कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, 8 होते हैं। और मेटा कार्पल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं। मेटा कार्पल्स भी क्या होते हैं, कलाई की हड्डी होते हैं। ये टार्सल्स जो होते हैं, ये टार्सल्स देखोगे ये 7 होते हैं, ये पैर की हड्डी होते हैं, पैर की, ठीक, ये याद रखिए। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, बी। टार्सल्स और मेटाटार्सल्स दोनों आपको क्या होते हैं, पैर के। मेटाटार्सल्स कितना होता है, 5 गो होता है, और ये टार्सल्स कितना होते हैं, ये 7 गो होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 16। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। छोटी आंत से स्रावित होने वाला आपको बताना है पाचक हार्मोन कौन सा है। तो गेस्टीन भी होता है, मेटिलीन भी होता है, और सिक्रेटिन भी होता है। ये तीनों हार्मोन का श्रावण जो होता है कहीं ना कहीं छोटी आंत उसके लिए उत्तरदायी है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा को कहा जाता है खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को कहा जाता है खाने वाला सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा का इसमें से रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम, ये NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं धोने वाला सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, इनटू 10H2O हो जाता है, ठीक। ये देखोगे ये होता है धोने वाला सोडा, और ये जो होता है ये होता है खाने वाला सोडा। तो इसका खाने वाला सोडा पूछ रहा है, यानी बेकिंग सोडा पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एरोसोल उदाहरण है। एरोसोल में क्या होता है बताना है, नाम से ही पता चल रहा है। एरोसोल में क्या होगा, एयर भी होगा, सोल भी होगा, छोटा छोटा पार्टिकल भी होगा। तो क्या होगा यहां पर, धुआं। धुआं एक प्रकार के क्या है, एरोसोल का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। स्थिर सफेद वामन तारे, स्थिर सफेद जो वामन तारे हैं के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान क्या कहलाता है। जो स्थिर आपको जो वामन तारे होते हैं सफेद, उनके लिए सैद्धांतिक आपको जो संभव द्रव्यमान है, जो कि 1930 में खोज किया गया था। और ये कौन सा द्रव्यमान सीमा है, इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इंडियन वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर साहब, इन्होंने खोज किया था 1930 में। इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 29 के आंसर क्या हो जाएगा, 19 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्या कहलाता है। इस्पात हो या आयरन हो, इस्पात हो या आयरन हो, आयरन मतलब लोहा होता है, ठीक।
तो इस्पात और आयरन को बचाने के लिए कि उसमें जंग ना लग पाए, ठीक, इसी के लिए बचाने के लिए इस पर एक पतली जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, यसद लेपन कहा जाता है, यानी यस्दीकरण कहा जाता है, यानी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ठीक। बेस के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। निम्नलिखित में से कौन से सुमिलित नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन से सुमिलित नहीं है। सभी लोग क्वेश्चन लगाइए प्लीज, ओनली क्वेश्चन। विश्व तपेदिक दिवस, टीबी कहा जाता है, तपेदिक को टीबी कहा जाता है, यह जो होता है 24 मार्च को होता है, एकदम सही है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एकदम सही है। कुष्ठ निवारण दिवस जो मनाया जाता है 31 जनवरी को मनाया जाता है, एकदम सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 10 दिसंबर को नहीं 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में देखोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और उसी को आपको देखकर ये ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 दिवस क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, ह्यूमन राइट जो है डे मनाया जाता है, यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो 21 के आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देख लो। मस्तिष्क जिम्मेवारी अपना उठाता है। मस्तिष्क किसके लिए होता है? तुम्हारे पूरे शरीर का कौन सा भाग है जो तुम्हारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है? तुम देखोगे शरीर का वो कौन सा भाग है तुम्हारे शरीर का, तो वो ऊपर वाला यानी कि तुम्हारा मस्तिष्क है। जो खोपड़िया में तुम्हारा कर्नियल जो हड्डी है उसके नीचे जो स्थित है वो तुम्हारा मस्तिष्क है। और जो मस्तिष्क है वो किसके लिए? सोचने के लिए जिम्मेवार होगा, हृदय गति को नियंत्रण के लिए भी जिम्मेवार होता है, बात ध्यान में रखना, और शरीर को संतुलित करने के लिए भी जिम्मेवार होता है, यानी कि सबके लिए तुम्हारा क्या होता है? जिम्मेवार होता है। कौन? मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। इस याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? मनुष्य के जो थोबड़ा है, चेहरा है, उस पर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है जिस पर तुम लोग लेप लगाते हो? ठीक, ये बताओ। लोहे पर तो लेप जिंक का परत चढ़ाया जाता है कि तुम्हारा ये ना हो, मूर्छा ना लगे, जंग ना लगे, कि तुम्हारा खदरे ना, फिर बाद में जाकर नुकसान ना हो लोहा में, उसके लिए जिंक के परत चढ़ाया जाता है। लेकिन चेहरे पर क्यों परत चढ़ाते हो? चेहरे पर परत इसलिए चढ़ाते हो कि तनिक समय के लिए हम बढ़िया लगे, फिर जाकर बोक्का जैसा दिखाई दे। तो मनुष्य के चेहरे पर कुल कितनी हड्डियां है जिस पर तुम मेकअप लगाते हो? ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 14 गो हड्डी। 14 गो हड्डी तुम्हारा चेहरे पर होता है। 3 गो हड्डी एगो कान में, और 3 गो हड्डी एगो कान में, 6 गो हड्डी एगो कान में, तो 14 6 आपको 20 हो गया। एक हड्डी ये हो गया 21। अब पूरा कर्नियल हड्डी जो 8 गो होता है वो हो जाता है, मिला लो तो 21 8 29 को हो जाता है। खोपड़ी में पूरा पूछे तो 29 में, चेहरे पर 14 गो हड्डी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी को यह कथन है कि भौतिक विज्ञान हमेशा एक जुआ है? ये भौतिक वैज्ञानिक एगो थे, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे थे ये, इसलिए इन्होंने बोला कि भौतिकी एक हमेशा जुआ है, मतलब भौतिकी एक हमेशा जुआ के भांति कार्य करता है। ये जो होता है डेविड ग्रोस ने बोला था, डेविड ग्रोस ने ये बोला था, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। माफ करना, चलो। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटोन संख्या गुणकता बताता है? सीटोन संख्या, सीटोन की संख्या जो आपको बताता है हाइड्रोकार्बन में, ये किसकी गुणवत्ता को बताता है कि बढ़िया होगा, गुण में अच्छा होगा, ये बताना है आप लोगों को। तो सीटोन संख्या डीजल के लिए है, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए है। ये किसके लिए बताता है? किसकी? ये डीजल की बताता है। और वहीं ऑक्टेन संख्या पूछे तो पेट्रोल का हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। आजादी के बाद 1947 में ही देखोगे कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? ये है नई दिल्ली में स्थित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? जो हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, उसके ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। जो ब्लैक बॉक्स क्या करता है कि हवाई जहाज में कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसकी सभी रिकॉर्डिंग जो होता है उसमें मौजूद रहता है कि किस पाथ पर गया, कैसे दुर्घटना हुआ। तो हवाई जहाज या जिसका भी एरोप्लेन का दुर्घटना होता है सबसे पहले खोजा जाता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स छोटा होता है, जल्दी जलता नहीं है, तो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है। काल लाला बैगनी नहीं, कहीं कहीं लाल भी दे देता है अगर नारंगी नहीं देता है तो, ठीक। बट इसका कलर जो होता है वो नारंगी कलर का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। 28 देखो। आईबीएम का पूर्ण रूप है, आईबीएम एक बहुत बड़ा कंपनी है। आईबीएम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, आप या आपको देखोगे मशीनरी, जो इलेक्ट्रिक मशीनरी के क्षेत्र में आईबीएम बहुत बड़ा कंपनी है। लैपटॉप चलाते होगे तो तुम लोग जानते होगे। तो आईबीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है इसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत से सॉफ्टवेयर आईबीएम बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 29 देखना है। लेंस की क्षमता मापी जाती है। हमारे चश्मा जो लगाते हैं, जो लोग गोल गोल चश्मा लगाते हैं,
उनमें लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है बताना है। लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है। और कल होने वाला है क्रिकेट। कल यानी कि कल कितने तारीख है, 19 तारीख है। 19 नवंबर को 2 बजे से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में आईसीसी टूर्नामेंट वाला जो हो रहा है भी आईसीसी, उसका फाइनल होने वाला है। तो हो सकता है कि सभी लोग फाइनल में बिजी रहेंगे और कल छठ भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लास को आगे अग्रिम जो भी क्लास होगा यानी कल वाला वो पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि भाई इंडिया में ही हो रहा है और क्रिकेट हो रहा है और देखा नहीं जाए तो हो ही नहीं सकता। लेंस की क्षमता मापी जाती है। कल बड़ा मजा आने वाला है, रोमांचक मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ है एक तरफ इंडिया है। इंडिया एक भी मैच नहीं हारा है। लेंस की क्षमता जो मापी जाती है डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर में मापी जाती है। जो तुम लोग धूप के चश्मा बनता है जो 0 डायोप्टर का होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 32 देखो, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात क्या होंगे बताना है आप लोगों को। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होंगे ये बताइए। सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। तो पानी के एक अणु जो होता है यानी कि H2O की बात कर रहा है। H2O में हाइड्रोजन का जो आपको द्रव्यमान हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और आपको ऑक्सीजन का जो हो जाएगा वो आपको ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो एक का आपको यहां पर 16, एक ही है ऑक्सीजन, तो 2:16 मतलब कि 1:8 हो जाएगा। ये 2 से 8 कट जाता है, 1:8 में आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा था, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मायोपिया, मायोपिया को क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक, तो मायोपिया हो जाता है। मायोपिया में निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका भैया करते हैं, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। वहीं आपको देखोगे हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, दूरदृष्टि जो दोष होता है, उसमें जो लेंस के प्रयोग किया जाता है उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 31 के आंसर ए लगा लेना। आगे चलते हैं 32। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे, और तीनों नियम में सबसे पहला नियम किस नाम से जाना जाता है, तो उसे गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है, उसे जड़ता के नियम भी कहा जाता है। जड़ता के नियम की हर एक वस्तु को अपने आप में जड़त्व होती है, यानी हर एक वस्तु का अपने आप में द्रव्यमान होती है और वो उसी को बनाए रखता है जब तक उस पर बाहरी कोई बल न लगाया जाए। इससे ही कारण कहा जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और वो जड़ता, जड़त्व से संबंधित है। और जड़त्व किससे डायरेक्ट संबंधित है, जड़त्व डायरेक्ट द्रव्यमान से संबंधित होता है, और द्रव्यमान हर जगह नियत होता है। द्रव्यमान ही क्या करता है, ऊर्जा बदलते रहता है, ठीक। वो दिए थे आपको फॉर्मूला E = mc²। E = mc² जो दिए थे उसमें देखोगे 2 ही चीज है, E = mc²। आइंस्टीन साहब ने सिद्ध कर बताया था। ये जो m है ये द्रव्यमान है, और अगर ये c पूछे तो ये प्रकाश की चाल है, और ये आपको प्रकाश की चाल के स्क्वायर से गुणा करोगे द्रव्यमान में तो वो ऊर्जा में बदल कर आ जाएगा। तो द्रव्यमान ही क्या करता है, ऊर्जा बदलते रहता है। द्रव्य द्रव्यमान सभी एक ही चीज आप बोल सकते हो अगर ऊर्जा के बदलन की बात आए तो। न्यूटन के गति का नियम जड़ता के नियम कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और यहां से बल की परिभाषा भी निकलता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तुम्हारा जो रक्त होता है, ये तुम्हारा जो रक्त वो क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। और तुम्हारा रक्त जो होता है ये लगभग 5 से 6 लीटर होता है। पूरे शरीर का 7% होता है। पूरे शरीर के पूछे तो 7% लगभग होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्तहीनता जिसे बोला जाता है, और रक्त ना जमे तो हीमोफीलिया हो जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है लोहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमो हो गया तुम्हारा लोहा, ग्लोबिन हो गया प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन लोहा पाया जाता है। सोडियम किस में पाया जाता है, आपसे ये भी क्वेश्चन, तो नमक में सोडियम पाया जाता है, तो सब लोग जानता है। सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। जिंक किस में पाया जाता है, तो जिंक देखोगे पीतल में भी बनता है, जिंक, तांबा और जिंक मिलाकर जिंक से यस्दीकरण किया जाता है, यानी कि लोहा के ऊपर परत चढ़ाकर रोका जाता है कि उसमें जंग ना लगे। और जिंक किस में पाया जाता है, इंसुलिन में भी पाया जाता है, इंसुलिन, ठीक। कैल्शियम, कैल्शियम CaCaOCl2, ये जो होता है फार्मूला क्या होता है, ये जो होता है Cl2 होता है, ये फार्मूला होता है तुम्हारा बिरंचूड़ का। और ये जो होता है इसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम तुम्हारे हड्डी में भी पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 33 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव का नाम बताना है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जब जीव आए थे वो था आपको नीलहरित शैवाल। कौन था, मुनेरा जगत के अंतर्गत आता है नीलहरित शैवाल, बैक्टीरिया। ये जो होते हैं नीलहरित शैवाल जो होते हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए देखोगे प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं और बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं उपस्थिति में नीलहरित शैवाल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो भी करेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे।
34 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है यह बताना है आप लोगों को। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड को ज्यामिति के जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 36 देखो, निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? आपको बताना है कि किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण के दर में वृद्धि होती है। चलो इसके आंसर लगाओ, मैं तुम लोग का आंसर देख रहा हूं, चलो लगाओ। सभी लोग आंसर लगाओ। 33 के आंसर आयरन होगा सर, तो हम क्या लगाए हैं? 33 के आंसर आयरन न लगाए हैं जी, कि खून में आयरन पाया जाता है। आपका टेस्ट लगाते हैं तो याद हो जाता है, सपोर्ट फिलिस्तीन। मॉक टेस्ट दे दीजिए। अरे मॉक टेस्ट ऑफलाइन में स्टार्ट हो जाता है तो तुम लोगों को मैं फ्री में दे देता हूं, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं देता हूं यार, तुम लोगों को दे देता हूं टेलीग्राम पर, लेकिन स्टार्ट तो होने दो। चलो चलो शुरू करो। अरे ये क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे भाई, एनसीएल का आंसर नहीं पूछ रहे हैं। चलो बहुत अच्छा। क्या होते हैं इसमें? क्या होता है? आर्द्रता। भाई जब आर्द्रता रहेगा, आर्द्रता मतलब होता है नमी, जब नमी रहेगा और तापमान रहेगा तब आपका वाष्पीकरण बढ़ते रहेगा। जब वायुमंडल में आर्द्रता ही नहीं है तो कहां से होगा? तो कहीं ना कहीं ये वाष्पीकरण के जो दर को वृद्धि आपको ये पूछ रहा है। देखो, निम्नलिखित में से किस कारक की कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी? तो इसका कमी हो जाएगा आर्द्रता। पानी नहीं रहेगा, पानी के ड्रॉपलेट तुम्हारे वायुमंडल में नहीं रहेगा तो वाष्पीकरण ही कहां से होगा? इसीलिए आर्द्रता की कमी होने से आपको होता है ये, ठीक ठीक ना। वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है किसकी कमी होने से? आर्द्रता हो जाएगा यहां पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, पादप श्वसन में होता है। पादप श्वसन में क्या होता है? पादप श्वसन में होता है मतलब कि जो पादप होते हैं पेड़ पौधे, उसमें श्वसन कहां होता है ये बताना है। चलिए लगाइए, पादप में श्वसन कहां होता है, लगाइए सभी लोग क्वेश्चन। हाँ तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जहां भी उपरोक्त में से सभी देखते हो आराम से लगा देते हो। ये जो पादप में श्वसन होता है ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी सभी। 38 देखो, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और राइबोसोम क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, 39, कौन से जीव त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस कौन सा जीव लेता है? देखो, जो त्वचा से सांस लेते हैं, देखो हमारा भी जो त्वचा है ना वो भी ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि हमारा त्वचा से पसीना निकलता है। आज जब पसीना निकलता है ना, समझ लो तुम्हारे त्वचा से अगर पसीना निकल रहा है तो तुम स्वस्थ हो। ये डॉक्टर भी बोलता है कि अगर तुम्हारे कभी भी तुमको बुखार लगता है, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, कभी भी तुमको बुखार लगता है तो दवा किस लिए खाते हो? ठंडा लग रहा है, पसीना है, या कंबल ओढ़ करके सो तो पसीना है, यानी कि पसीना आना एक प्रकार का क्या होता है? स्वस्थ होने का। लेकिन इतना भी पसीना ना आएगा दिन भर पसीने से सरबोर रहे, ठीक। ये जो चीज होता है आपको संतुलित रहता है, शरीर के तापमान को संतुलित कर देता है, ठीक। अब ये जो चीज है जो ले लेता है अपना, कौन सा है? जो सांस लेता है अपने त्वचा से, ये हो जाता है केचुआ। केचुआ। और वही देखोगे क्या होता है कि बचपन में लोग क्या करते हैं कि मुंह पर काफी ज्यादा तेल चपोत देते हैं, कड़वा तेल, ठीक। तो ये स्किन दो प्रकार के होते हैं। एक स्किन होते हैं तेलीय स्किन, पहले से होते हैं। जब तेलीय स्किन पहले से उस पर भी तेल चपोत दोगे तो फिर क्या होता है, वो बाहर पसीना नहीं दे पाता है। और बाहर पसीना जब नहीं देगा पाएगा तो उसका जो ये आप बोलते हो ना, अलग अलग जो रुआ होता है उसका छिद्र होता है, और उसमें आपको क्या होता है, वहां से पसीना नहीं निकल पाता है, ठीक। जिसके कारण आप देखोगे कि वो आपको अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने के कारण फिर मुंह पर आपको कुछ कुछ निकलने लगता है, जिसे आप लोग आम भाषा में कुछ भी बोलते होगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है बताना है। तो भारतीय वन प्रबंधन जो संस्थान है ये कहां पर स्थित है? ये है आपका, बताइए। सभी लोग लगा रहे हैं, गलत लगाएंगे मुझे पता है कुछ लोग। ये हो जाएगा भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो वो हो जाएगा देहरादून में, लेकिन ये पूछ रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने
सोने के पतरी पर किसका कराया था? तो उन्होंने नाभिक की खोज किया था। सोने के पतरी पर टकराया था और किस पार्टिकल का? और नाभिक की खोज किए थे फिर कि नहीं नाभिक है कहीं ना कहीं जो है आपको परमाणु के बीच में नाभिक है, पॉजिटिव है। फिर ये जो किया गया था आप देखोगे ये आपको अल्फा किरण का बम्बार्डमेंट कराया गया था इनके द्वारा और सोने के पतरी पर, और अल्फा पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं अल्फा किरण जब गया सोने के पतरी पर तो ये भी पॉजिटिव होता है तुम्हारा नाभिक, तो उससे कुछ आपको जो होते हैं पार्टिकल बाहर की तरफ जब आए अल्फा, तो ये समझ गए कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव कोई चीज है जो नाभिक में स्थित है। तो वो तो पहले नंबर नाभिक की खोज किए और कहीं ना कहीं बताया कि कोई पार्टिकल भी है तो प्रोटॉन नामक पार्टिकल के नामकरण जो दिया गया। बाकी खोज तो किया गया है प्रोटॉन का, आपको देखोगे गोल्डस्टीन द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अल्फा जस्ट लाइक नाभिक के जो होता है आपको हीलियम का वैसा ही होता है ये। 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और अल्फा बीटा दोनों की खोज किसके द्वारा किया गया है? रदरफोर्ड द्वारा ही किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखो। उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जो उष्मा होता है हीट, जिसे हम लोग इंग्लिश में अंग्रेजी में हीट बोलते हैं इसे, ठीक, हीट। तो उष्मा का जो होता है आपको ये बताना है, टेम्परेचर अलग होता है, हीट अलग होता है। टेम्परेचर मन तापमान होता है, हीट माने उष्मा। तो उष्मा का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये जूल होता है, जूल। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 लगा लीजिए। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी उदासीन जो विलयन है, उदासीन है मतलब कि ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो पीएच स्केल पर देखोगे 7 के जो वैल्यू होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम जो होता है 0 से लेकर 7 तक वो होता है अम्लीय, और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है। तो उदासीन का जो हो जाएगा वो पीएच वैल्यू जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। आभूषण बनाने वाले सोना होता है, जो आभूषण हम बनाते हैं, तो आभूषण बनाने वाले जो सोना होता है वो बताना है कैसा सोना होता है, यानी कितने कैरेट का सोना होता है ये आपको बताना है। चलो, तो हम लोग जो आभूषण बनाते हैं वो होता है 24 कैरेट का सोना। कितने होते हैं? 24 कैरेट का सोना होता है, यानी शुद्ध सोना होता है 100%। ये आपको आभूषण बनाने वाला सोना होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये आभूषण बनाया जाए तो वो सोना क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन लगाइए, ये 24 आपको शुद्ध सोना की बात नहीं कर रहा है बाबू, ये पूछ रहा है कि आभूषण बनाने की सोना कब होगा। तो हम जब भी आभूषण बनाते शुद्ध सोना को नहीं बनाते, क्योंकि बहुत ही मुलायम होता है, अंगूठी बनाओगे ऐसे नोचा जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, सिकरी जो सोना का सिकरी होता है वो भी नहीं बन पाएगा। उसमें हम तांबा मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं और 22 कैरेट का सोना रहता है, 22 कैरेट का सोना रहता है और बाकी तांबा मिला देते हैं उसमें, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ये होता है 22 कैरेट का, ठीक। ऐसे पूछे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का होता है। सो दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जल्दीबाजी में लगाकर नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 45। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन के कौन से अपरूप जो होते हैं सबसे कठोर है? कार्बन का अपरूप अलग अलग है, ग्रेफाइड है, बकमिस्टर फ्लोरीन है और हीरा है। सो ये जो होता है हीरा जो होता है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये चतुष्फलकीय होता है इसकी संरचना। हीरा में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसके कारण वो चमकता है। तो 45 के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ये बताना है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है। चलो लगाओ इसके आंसर। हीरालाल, हाँ सही बोल रहे हो, हीरालाल। पहले नाम ऐसे ही होता था, हीरालाल, पन्नालाल, मन्नूलाल, टुन्नूलाल, चुन्नूलाल, ठीक। तो ऐसे ऐसे नाम होता था, अच्छा लगता था। अब तो नाम हो गया है अजीब अजीब। हमारे एगो रिश्तेदार में नाम पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जक्सन तिवारी। हम बोले ले क्या नाम है, तो जक्सन तिवारी। हम बोले आधा इंग्लिश रखे आधा हिंदी काहे रख लिए भैया, आधा भारतीय संस्कृति आधा तुम पश्चिमी सभ्यता वाला चीज लिख रहे। जक्सन तिवारी कौन नाम है जी? हम लोग तो रेलवे जंक्शन का नाम सुने हैं, तो ये जक्सन तिवारी कौन नाम हो गया? अरे तो मेरे सामने एक लड़की जन्म ली थी, डॉक्टर घर था, मतलब बगल में डॉक्टर का घर था, वो घरे ओकर नाम रखा गया था एसी। वो लड़किया को छुटकी का नाम रखा गया था एसी, और छोटकी बहनिया का नाम रखा गया था डीसी। बोले एसी डीसी दोनों अपने में बात जाएगी, कहियो पूरा बम ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक ना, काम खत्म हो जाएगा। तो नाम रखा गया था। डॉक्टर साहब अपन बेटी के नाम एगो बड़की के रखे थे एसी और दूसरा छुटकी के रखे थे डीसी। एगो के नाम रख देते, माई बहू के नाम रहना चाहिए ट्रांसफार्मर। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन से वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडोन। रेडोन जो गैस होती है ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक, वायुमंडल से बाहर पाई जाती है रेडोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ये बताना है। हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक ना, तो ह्रास होना क्या कहलाता है? ठीक,
अच्छा, अरे मजा आता है, लेकिन देखोगे ना, मतलब जो छोटा छोटा शहर होता है, लाइक सासाराम हो गया, चिनारी जैसे हम लोग का शहर हो गया, वही सभी विविधता देखने को मिलता है। बाकी बड़े बड़े शहर में कहीं देखने को, बड़े बड़े शहर में देखने को मिलता है कि आधा लड़की ने हरियर बार करवा ली है, आधा लाल बार करवा ली है। हमको समझ में ना आता है कि कौन डिजाइन है जी। या तो पूरा बाल जो है काला काला बाल को लाल करवा लेगी। एक तो हम लोग है, हमारा दाढ़ियों जो जमता है ना, तो वो लाले जमता है या बुअर जमता है, ठीक ना। दाढ़ी इसीलिए नहीं रखते हैं कि चलो यार अजीबे टाइप से लगेगा। एगो दुगो होता है कि जानबूझकर ये काम करता है। एक अपक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपचयन। उपचयन कहलाता है। उपचयन, उपचयन किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीडेशन को कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो ऐड होता है लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? उपचयन होता है 47 का। चलो 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 चलो, क्वेश्चन लगा, आगे चलते भैया, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो 48, थोड़ा सुस्ता लिए थे। आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु, मैंने बताया था कि आभूषण जब बनेगा तो शुद्ध सोना से नहीं बनता है, उसमें 22 कैरेट का सोना होता है और बाकी तांबा होता है। तो आभूषण बनाने में तांबा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोना में तांबा। सोना में तांबा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, सोना में तांबा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? जीवन की उत्पत्ति, ये जो सटीक आंसर होगा वही बताना तुम लोग। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? जीवन के, अगर हम आभूषण की बात कर रहे हैं तो समान रूप से समझो कि सोना के आभूषण, वैसे चांदी का भी आभूषण बनता है, लेकिन आभूषण उसे ही कहा जाता है जो मुख्य रूप से सोना का होता है, ठीक। तो सोने की बात किया जा रहा है, वैसे चांदी का भी बनता है। जैसे मैं अभी अभी कलाई में ये क्या मतलब कि ये किससे क्या बोला था, काड़ा पहने, काड़ा, ठीक। ये जो काड़ा है, ऐसे ये हम लोगों का तो आभूषण है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो लिखा गया था, ओपरिन द्वारा लिखा गया था। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो लिखे थे, ये ओपरिन लिखे गए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। अब जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था भैया, ये पूछ रहा है, ठीक ना। 50 देखो, आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है। आवर्त सारणी के 15वें समूह में कौन आता है? सबसे पहला ही तत्व आ जाता है नाइट्रोजन। इसे क्या नाम से जाना जाता है? निक्टोजन के नाम से जाना जाता है, निक्टोजन। निक्टोजन समूह कहलाता है, निक्टोजन समूह कहलाता है। सबसे पहला इसका समूह का तत्व होता है नाइट्रोजन। 50 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने के वैज्ञानिक कौन है? प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम जो मापन किए थे उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। इनका नाम है रोमर। रोमर ने प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा था। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही किलोमीटर में दे तो होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर देखो, सोडा वाटर है। सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर वही तुम लोग जो पीते हो, पेप्सी कोला। हाथ में लेके पेप्सी कोला गटगट ढारतिया, स्टाइल मारतिया। ये तो मुखिया जी के ही स्टाइल मारतिया, ऐसे ही कुछ गाना था, मनोज तिवारी का गाना था कि हाथ में लेके पेप्सी कोला गटगट ढारतिया, स्टाइल मारतिया। पहले नहीं होता था। पहले देखो क्या होता था ना कि पहले जब नया नया मैगी भी आया था या पेप्सी कोला भी आया था तो बहुत कम लोग सोचते थे कि क्या है, पेप्सी कोला है, दारू है, क्या है, ऐसा चीज है। तो हम लोग तो जानते भी नहीं थे। हम तो बहुत बड़े होकर पहली बार शादी में एगो पिए, एक कप में मिला पेप्सी कोला, तो हम समझे कि बार कोला होता है रे भैया। एक बार गर्दन जल गया, पहली बार पिए तो गर्दन में जल गया और ढेकार अजीब टाइप से आया। तो हम बोले कि तो गर्दन में जला दे रहा है। तो पहले वो जो गर्दनवा ना जला देता है वो वाला है आपके पास? वो वाला दीजिए ना थोड़ा, जो गर्दनवा जला देता है, पीने पर ठंडा ठंडा होता है वो चीज। तो पेप्सी कोला भी जब पहले पहले आया तो पूरा एकदम उत्पात मचा कर रख दिया था। फिर अभी तो बहुत टाइप के आ गया है। तो सोडा वाटर जो होता है ये क्या होता है? इसमें गैस भी होता है, CO2 होगा, और द्रव, गैस द्रव का विलयन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। आपको गैस द्रव का विलयन होता है, इसमें से CO2 निकलता है जो ऊपर की तरफ फेंकता है। एगो फिजिक्स गाइडर है, बोल रहा है कि कहा है सर जी इधर उधर का बकलोल वाला बात कर रहे हैं, चुपचाप पढ़ाई पर फोकस करिए। बबुआ तो नाम रखला से फिजिक्स गाइडर, तो फिजिक्स गाइडर नहीं बन जाएगा, ठीक। फिजिक्स गाइडर तो नाम रख देवे तो फिजिक्स के गाइड करने वाला नहीं बन जाएगा, तू गधे छाप रहेगा, ठीक। सब लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, तू भी क्वेश्चन लगा, इसी में तनी मनी बात हो जा रहा है। 70 क्वेश्चन पढ़ाना इतना जल्दी से तो तनी मनी मजाक हो जा रहा है। अगर तुझको चीड़ लग रहा है तो तू चुपचाप जाकर कहीं और पढ़ लेता चिरकुट। फिजिक्स गाइडर नाम लिख देगा तो फिजिक्स का गाइड करने वाला हो जाएगा। जब फिजिक्स गाइडर नाम लिखोगे तो गाइड करने यहाँ आए हो या तो पढ़ने आए हो।
अरे चिरकुट इंसान, पहले नंबर पढ़ ले, हमको मत सिखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो नया नया दिखाई दे रहा है। पहले नंबर 53 लगाओ। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। लगाओ इसमें, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? पसलियों की संख्या पूछ रहा है, जोड़ी नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर जोड़ी पूछता तो 12 जोड़ी में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? यह बताना है कि इसमें से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है, उस गैस का नाम बताना है। चलो बताओ कौन सी गैस होती है जो कि वातावरण में देखोगे वो चांदी से भी जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है और कालीमा ला देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को वातावरण में अगर ये उपस्थित होता है तो आप पहचान सकते हो इसके गंध के कारण। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, तीखा गंध होता है इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 55। खट्टा के लिए मानव जीव के संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? एक बात ध्यान में रखना, आज से तुम्हारा जो भी मतलब कि कहां पर कौन से जीव का भाग होता है वो पता हो जाना चाहिए। मान लो ये तुम्हारे बड़का को जीव है, कोई कोई के तो एकदम बड़का को जीव होता है, ठीक, डाइन के बड़का को जीव होता है। चलो ये जो जीव है, इस जीव का जो टॉप वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? मीठा होता है, यानी स्वीट होता है, स्वीट होता है। अब इस जीव के जो किनारे वाला भाग होता है उसको दो भाग में डिवाइड कर दो। ये जो किनारे वाला भाग होते हैं, कहोगे सर जी इतना बड़ा केकर जीव होता है? इतना बड़ा जीव होकर होता है जो भर भर थरिया रोज खाती होगी, खाता होगा, ठीक। चलो तो ये जीव का जो बात होता है गिरगिटिनियन जीव है, तो ये जो जीव है इसके आगे वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? ये जो हो जाता है ये होता है खट्टा। और यही जो पीछे वाला जीव का जो भाग है, किनारे, दोनों किनारे पर ही है, देखो किनारे, ये नमकीन हो जाता है। यानी कि ये जो जीव का भाग है आगे जो वाला ये हो जाएगा खट्टा, और ये पीछे किनारे वाला जो जीव भाग हो जाएगा वो होगा नमकीन। और ये जो पीछे जीव के भाग होता है ये होता है कड़वा, कड़वा होता है, ये कड़वा होता है। और जो बीच के जो भाग हो गया ये कुछ नहीं होता है, यानी इस पर स्वाद अनुभव नहीं होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा? ये कि खट्टा के लिए मानव जीव का किनारे का आगे भाग जो होता है यानी वो जिम्मेवार होता है, और किनारे का पीछे वाला भाग जो होता है वो कड़वा, वो आपको नमकीन के लिए होता है, ठीक। और टिप जो होता है जीव का वो होता है मीठा के लिए। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर किनारा हो जाएगा। ऑप्शन में किनारा ही दिया, किनारा लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? विटामिन ए की मात्रा किसमें अधिक होती है बताना है। चलो मेरे पास एनसीएल नहीं है गुरुजी। सुमन कुमारी वर्दी, वर्दी के सपना रख रही हो, एनसीएल नहीं बनवा रही हो, गलत बात है ना? चलो निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? विटामिन ए की मात्रा गाजर में सबसे अधिक होती है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है और गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57। यह जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, यहां पर डैश डैश यहां पर भरना है, कुछ ना कुछ तुमको यहां पर ऑप्शन उठाकर भरना है, ठीक। यह जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो फास्जिन उत्पादन करता है। फोस्जिन जो उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि फोस्जिन के उत्पादन करने लगता है। और फोस्जिन जो होता है ये आपको खतरनाक जहरीला गैस होता है, ठीक। ये आपको बताना है, इसमें से जब सूरज के प्रकाश के संपर्क में आता है इसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को देखोगे कि रंगीन यानी हरा बोतल में रखा जाता है, रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि ये आपको प्रकाश या सूरज के प्रकाश के संपर्क में आता है। कौन भैया? क्लोरोफॉर्म। तो ये फोस्जिन का आपको परिवर्तित हो जाता है, और फोस्जिन परिवर्तित होगा तो ये जहर की तरह काम करता है, जहरीला होता है। तो 57 के आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? दोपहर के 12 बजे जब भी देते ये बात करता है, तुम्हारा समान स्तर पर समझो कि दोपहर के 12 बजे तो बात कर रहा है विषुवत रेखा का, ठीक। और समान स्तर पर ये समझना है। और 12 बजे सूरज ऊपर होते हैं तो नीचे की तरफ तो बनेगा नहीं जमीन में कोई, तो ये हो जाएगा, ये कहीं नहीं दिखाई देगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विकिरण, ये सभी फिनोमिना इंद्रधनुष में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करती है? ये मानव शरीर की कौन से ऐसी भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भाग से कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के जो शेष भागों से आता है बाहर निकालने के लिए, तो वो आपको बता रहा है किसके द्वारा लाई जाती है? ये लाई जाती है वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका द्वारा। वायु कोष्ठिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलियोवेली बोलते हैं, ठीक। 59 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल जो थे ये किसका आविष्कार किए थे? अल्फ्रेड नोबल जो है ये किसका आविष्कार किए थे ये बताना है। तो अल्फ्रेड नोबल ने देखोगे कब
1867 के समय देखोगे डायनामाइट का आविष्कार किए थे, डायनामाइट का। और अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में देखोगे 1901 से इनके ही पैसा थे, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनामाइट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए सहायता करती है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है, इसमें से कौन सी विटामिन है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है कैल्शियम का अवशोषण? तो कैल्शियम का अवशोषण में कौन होगा भैया? कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है। हड्डी के लिए कौन सा विटामिन मजबूत होता है? विटामिन डी होता है। सो विटामिन डी को क्या बोला जाता है? कैल्सीफिरोल। नाम भी देखो कैल्सी, कैल्सी से कैल्शियम निकल रहा है। सो कैल्सीफिरोल जो होता है वो विटामिन डी का नाम है, और ये सूरज के प्रकाश में मिलता है, और ये क्या होता है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसलिए हड्डी मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी बोला जाता है लेने के लिए, ठीक। यानी सूरज के प्रकाश में कुछ समय तो बैठ ही जाना चाहिए सुबह सुबह। तो ये क्या हो जाएगा? 61 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई बताना है। जीवन की जो मूलभूत इकाई है, यानी कि छोटा से छोटा इकाई जो इकाई है वो है कोशिका। कोशिका, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। अब कोशिका जो होता है ये शरीर के संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई होता है, यानी छोटा से छोटा इकाई होता है। कोशिका के मिलकर ही उत्तक बनते हैं, उत्तक के मिल से अंग बनते हैं, अंग के मिलकर अंगतंत्र बनते हैं, अंगतंत्र से मिलकर पूरा तुम्हारा शरीर का निर्माण होता है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63। देखो, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? तुम देखोगे कि कोई भी गांठ जो पाया जाता है ना, देखते हो जड़ मान लो ऐसे ऐसे जड़ है, ठीक, जड़ है, इसे मान लो ये जड़ है, कबार लिए इसको जड़ अलग अलग है, ठीक। तो इसमें देखोगे ये छोटा छोटा गांठ टाइप का होता है, गांठ टाइप का होता है। चकवड़ देखो, चकवड़ के क्या किया जाता है कि कबार का जब देखोगे तो उसमें भी गांठ टाइप के आपको पाया जाता है आपको, और चकवड़ से हम लोग मुंह धोते थे, मतलब कि उसके दातुन से मुंह धोया जाता है, ठीक। तो जिसके देखोगे गांठ पाया जाता है वो कौन सा होता है? इनमें से कौन सा है? तो ये किस कुल के अंतर्गत आते हैं? लुमिनियस पौधे होते हैं। जिसके जड़ों में गांठ पाया जाता है ये लुमिनियस पौधे होते हैं। जस्ट लाइक मटर का, जस्ट लाइक चना का, ये सब जो होते हैं इसमें लुमिनियस होते हैं, और ये क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सीकरण में आपको उत्तरदायी होते हैं। तो ये 63 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा लुमिनियस कुल के ये आपको पौधे होते हैं, जैसे चना वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। आलू क्या है? आलू जो तुम लोग खाते हो ये क्या है? आलू किसका भाग होता है? आलू जो होता है ये जो तुम लोग खाते हो वो किसका भाग होता है? आलू जो होता है ये एक प्रकार का तना होता है, ठीक। गाजर जड़ होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आलू एक प्रकार का तना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। पुष्प के अंतरम, पुष्प के अंतरतम मतलब सबसे भीतरी भाग, जो कि क्या कहलाता है? पुष्प के सबसे भीतरी भाग जो होता है वो फीमेल का भाग होता है पुष्प में, यानी कि फीमेल वाला भाग होता है, जिसे कहा जाता है स्त्री केसर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। ये 65 के आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा जो कटाई होती है, मृदा को जो अपरदन होता है उसको रोका जा सकता है किस कारण से? एक बार वीडियो लाइक कर दो, चलो सभी लोग बढ़िया से। चलो आगे चलते हैं, एक बार लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। मृदा अपरदन रोका जाता है तो मृदा के कटाव ना हो पाए इसलिए हम लोग इसको रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधे के जड़ क्या करते हैं? मृदा को बांध कर रखते हैं, कटने नहीं देते हैं। ये क्या होगा? वनारोपण हो जाएगा। वनारोपण कर कर हम इसको रोके जा सकते हैं। वनारोपण यानी वन को रोप कर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक। 66 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 67 देखो। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिवेट, हम लोग के भी रीढ़ की हड्डी है, सो रीढ़ की हड्डी वाले जो होते हैं जिसे वर्टिवेट कहा जाता है, ये प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? वर्टिवेट जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग, लगाइए इसके आंसर। सभी लोग आंसर लगाइए 67 का। कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। कॉर्डेटा जो संघ है इसके ही अंतर्गत सभी हुए आते हैं, जिसका आपको क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होता है, एक वर्टिवेट, ये कॉर्डेटा संघ। इस क्वेश्चन नंबर 68 देखो। संघ में सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाता है? ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 68। समांतर सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल मॉक टेस्ट चलेगा जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है छठ के बाद, आप लोगों का फुल मॉक टेस्ट मिलने शुरू हो जाएगा। सभी बात ध्यान में रखना। समांतर सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं एंटोनियो फिलिप वन लुहेनहॉक। तो सब लोग लुहेनहॉक, एंटोनियो लुहेनहॉक ही नाम याद रखता है, इसका पूरा नाम है एंटोनियो फिलिप वन लुहेनहॉक, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं 69 देखो। हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती है? हिस्टोरिया या
चूसने वाली जड़ें निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा रहे हो। चलो बताओ। फिर हम एनसीएल के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों का बात लेंगे। सबसे पहले इसका आंसर लगा दो कि हिस्टोरिया या जड़ें सूखने, ये जो चूसने वाली है, ये चूसने वाली जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती है? हम सभी बात आप लोगों से करेंगे। 5 मिनट आप लोगों को समय हम देंगे। सबसे पहले इसमें बताइए, चंदन मंडल लगा रहे हैं चेस्टनट, ये जो लगा रही है राजकुमार डी लगा रहे हैं, राजकुमार डी लगा रहे हैं, द हिंदू धर्म डी लगा रहे हैं, प्रजापति मुन्ना डी लगाए हैं, और विकास साहू डी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा। और हयात भी डी लगाया है। तो कसकुट्टा जो होता है यही है, अमरबेल का पौधा। अमरबेल का पौधा देखोगे ये पेड़ पर छिप जाता है, यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक। और ये चूसने का काम करता है, इसको चूसने वाली जड़ कहा जाता है, पतला पतला जड़ होता है। ये कसकुट्टा को अमरबेल ही कहा जाता है। ये दूसरे पौधे पर क्या हो जाता है, अपना अवलंब के लिए आधारित हो जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, कसकुट्टा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? यह बताना है इसमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिका से जो बनता है उसे एक कोशिकीय, बहुत कोशिका से बहुकोशिकीय। तो पैरामेशियम एक कोशिकीय है, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय है, अमीबा भी एक कोशिकीय है। अस्पाइरोगाइरा जो है ये एक कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय जो है अस्पाइरोगाइरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलो 70 का 70 क्वेश्चन तुम लोगों का समाप्त हुआ। आप चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम लोगों का क्या समस्या है, बताओ।